हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन द लास्ट लेक्चर। और यहाँ पर देहरादून में लगातार पिछले 8-10 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पावर कट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। इस वजह से लैपटॉप भी जो है दम तोड़ दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे बिकॉज ईगल्स डोंट कैच फ्लाइज, है ना। और ये बड़े किले अगर जीतने हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है ब्रह्म कपाल से। ठीक है, फटाफट करते जाएंगे। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देख लीजिए और यहाँ पर आपका घटना चक्र की तैयारी को विराम दीजिए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद अगर आपको कुछ और सप्लीमेंट्री करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, परीक्षा वाणी के शुरुआती जो 90-92 पेजेस हैं उनको एक बार कोशिश करिए कि पढ़ जाएं, क्योंकि अभी भी 7 दिन का समय अगर आज को लिया जाए तो आज को लेके 7 दिन का समय है। और ऐसे में 7, 8, 9, 10, 4, ये हाँ 7 दिन का समय। और तो शुरुआत का जो परीक्षा वाणी का है 92 पेज संक्षिप्त की वाला, वो कर लीजिए। अगर हो पाया मुझसे तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आप कोशिश करिए खुद से उसको करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर करवा दूंगा आपका, वो है 3.5 घंटे में पूरे के पूरे परीक्षा वाणी का रिवीजन। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो ये होगा हमारे अगले लेक्चर जो हम अपलोड करने जा रहे हैं, वो है परीक्षा वाणी के चैप्टर एंड में जितने क्वेश्चन हैं उन सबके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और बहुत तेज़ी से उसको ख़त्म कवर करते जाएंगे। 3-3.5 घंटे में पूरा पूरा परीक्षा वाणी आपका थ्रू क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ये मान के चलिए वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उस वीडियो में कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन सिर्फ उस 3.5 से 4 घंटे के वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके। उसको आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। तो चलिए नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का डिक्लेरेशन अब छोड़ते हैं और चलते हैं अपने पिछले वीडियो को जहां हमने छोड़ा था उसके आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर अलकनंदा तट पर एक सपाट पत्थर है जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। इस स्थान पर पिंडदान करने से अन्य किसी स्थान पर पिंडदान करना शेष नहीं रह जाता। तो ब्रह्म कपाल कहां पर है, पिंडदान से रिलेटेड है, बद्रीनाथ के मंदिर से कुछ दूरी पर अलकनंदा तट पर। तप्त कुंड, ये क्या है, बद्रीनाथ में अलकनंदा के तट पर गर्म पानी का पवित्र कुंड है। चरण पादुका, ठीक है, तप्त कुंड बद्रीनाथ, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ। चरण पादुका क्या है, बद्रीनाथ में हरे भरे मैदान में एक चट्टान पर भगवान विष्णु के पदचिन्ह है, इसी को चरण पादुका कहते हैं। चांदपुर गढ़ी, ये कहां पड़ता है, चमोली में, और इस गढ़ का राजा अजयपाल था। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूपकुंड, चमोली जनपद के देवाल विकास खंड में। खाली आपको रूपकुंड कहाँ है याद रखना, चमोली में। और ये आपको पता है बहुत रहस्यमयी कुंड है ये। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी पहले बाड़ाहाट के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तरकाशी का एक और नाम था, पौराणिक नाम, क्या उसका नाम था, सौम्या काशी। तो अगर पुराना नाम पूछा, प्राचीन नाम तो बाड़ाहाट, और पौराणिक नाम अगर आपसे पूछेगा पौराणिक नाम तो होगा सौम्यकाशी। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री मार्गों को जोड़ता है, याद रख लीजिए। गोमुख, गोमुख माँ गंगा का उद्गम स्थल है। फूलों की घाटी, ये प्रश्न भी पूछा था और प्रश्न में गंगोत्री और गोमुख दोनों दिया होता है। ऐसे में आपको निकटस्थ जो उत्तर होता है आपको वो लगाना होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गोमुख। गोमुख। फूलों की घाटी बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 24 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की घाटी है। उसके बाद क्या है, हेमकुंड है। हेमकुंड पता ही है आपको, 7 हिमाच्छादित पर्वतों की चोटियों के बीच है, 7। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है कितने हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ है। और ये सिखों का भी पवित्र स्थल माना जाता है। केदारताल क्या है, केदारताल गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, मैंने तालों का सारा वीडियो का आपसे कवर करवा दिया था और आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी थी। आई होप को वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि कौन सा ताल कौन से जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री, और अगर आपको पंचप्रयाग का कोड चाहिए, अगर मैंने याद हो, मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी, अगर नहीं भी याद है तो आप रिसेंटली एक कमेंट में मैंने पंचप्रयाग का कोड बता दिया आपको, पांचों प्रयाग का, और वो आप पीवाईक्यू सीरीज के पहले वीडियो में आप कमेंट में देख सकते हैं, तो वहां आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री क्या है, उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां राजा भागीरथ ने प्रस्तर शिला पर बैठकर तपस्या की। तो भागीरथ ने कहां पर तपस्या की थी, गंगोत्री, उत्तरकाशी में। और यही वो जगह है जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने पाप के प्रायश्चित के लिए पांडवों ने यहां पर महादेव यज्ञ किया था। तो इस क्या हो जाएगा, जगह का नाम गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, अमर सिंह थापा। ये कौन थे, गोरखा सेनापति। 18वीं शताब्दी में कराया था। वर्तमान मंदिर बनाने का जो वर्तमान जो मंदिर है उसका क्रेडिट दिया जाता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयपुर नरेश माधो सिंह को जाता है। ठीक है, अब आते हैं यमुनोत्री। तो वर्तमान क्रेडिट, वर्तमान मंदिर जयपुर नरेश माधो सिंह, और पुराना मंदिर सर्वप्रथम
गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। यमुनोत्री में आते हैं, यह उत्तराखंड के चारों धामों में से पहला तीर्थ माना जाता है। चारों धाम आपको याद होंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और पांचवा कहा जाता है वो है जागेश्वर अल्मोड़ा का। यमुनोत्री में द्रौपदी कुंड यात्रियों एवं दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई लोग उसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। यमुनोत्री कुंड को यमुनोत्री का जो है द्रौपदी कुंड यमुनोत्री में है, द्रौपदी कुंड, और इसे लोग सूर्य कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के खौलते पानी में लोग आलू और चावल कपड़े में बांधकर पकाते हैं। तो अगर आपके पास गैस खत्म हो गई तो आप जहां कहाँ जाएंगे, यमुनोत्री, और यमुनोत्री में जाके आप द्रौपदी कुंड में आलू और चावल पकाएंगे, जो यहाँ का प्रसाद भी है। मसूरी पहाड़ों की रानी पता ही है, बचपन से रटते आ रहे हैं। जागेश्वर क्या है? देवदार के घने वन में स्थित जागेश्वर की गिनती शिव मंदिरों में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से की जाती है। अल्मोड़ा में है ये। अल्मोड़ा घोड़े की पीठ में बेकार है, हटाओ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर क्या है? माया देवी का मंदिर। माया देवी शायद मायापुरी कहते थे हरिद्वार को, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो वहीं पर माया देवी का भी मंदिर होगा। दक्षेश्वर हरिद्वार। हरिद्वार में कौन कौन से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से? माया देवी, तक्षेश्वर, तिल भंडारेश्वर, रामेश्वर, बिल्केश्वर, बिल्वकेश्वर और हर की पौड़ी। इनका कुछ कोड बना लीजिए, माया, दक्ष, तिल, राम, बिल, हरि, कुछ ऐसा बना लीजिए, लिख के। महिषासुर मर्दिनी रुद्रप्रयाग में मंदिर। अभी और मंदिर है भाई हरिद्वार में, देख लो, हरिद्वार में मंदिर है, मंदिरों का मॉल है पूरा। तो रुद्रप्रयाग क्या हो गया? महिषासुर मर्दिनी का मंदिर हो गया। हरिद्वार में और मंदिर कौन सा हो गया? पशुपतिनाथ महादेव, गंगा। एक पशुपतिनाथ नेपाल वाले भी हैं, लेकिन एक दूसरे पशुपतिनाथ हरिद्वार में भी हैं। गंगा मंदिर हरिद्वार, नीलेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार, गौरी शंकर का मंदिर हरिद्वार। अब आते हैं अंजना देवी का मंदिर, ये है नील पर्वत हरिद्वार। मनसा देवी, ये भी हरिद्वार है, रोपवे से आप गए होंगे कई बार। विल पर्वत पे है ये। भारत माता का मंदिर, ये भी हरिद्वार में, तो मैक्सिमम हरिद्वार का ही है। एक है खाली आपका रुद्रप्रयाग का। अब आते हैं गायत्री मंदिर शांति कुंज हरिद्वार, भरत जी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल, नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी गढ़वाल, चितई मंदिर अल्मोड़ा, कटारमल सूर्य मंदिर पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में है ये। जोगेश्वर के मंदिर अल्मोड़ा, गंगोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी, द्वारहाट के मंदिर रानीखेत, और लाखा मंडल का मंदिर देहरादून में है, ठीक है। टपकेश्वर बहुत फेमस है आपका, मसूरी जाते समय पड़ता है, देहरादून। बद्रीनाथ का मंदिर बद्रीनाथ चमोली, केदारनाथ का मंदिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग, भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग, और त्रिजुगी नारायण मंदिर चमोली में है। तो इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लेना एक बार। बिनसर महादेव मंदिर, यहाँ पर गीता भवन में संपूर्ण गीता संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई बिनसर महादेव के मंदिर में। बागेश्वर अल्मोड़ा से, बिनसर महादेव का मंदिर भी अल्मोड़ा में ही, एक बार और चेक कर लीजिएगा आप। यहाँ पर गीता भवन में संपूर्ण गीता संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई है। बागेश्वर क्या है? अल्मोड़ा में है, ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है, और इस स्थल को कुमाऊं की काशी कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल की काशी क्या हो गई? उत्तरकाशी, जबकि कुमाऊं की काशी हो गई बागेश्वर। द्वाराहाट को हिमालय क्षेत्र का द्वारका भी कहा जाता है। रानीखेत अल्मोड़ा, दूनगिरी अल्मोड़ा से लगभग 72 किलोमीटर दूर पर द्वाराहाट है। दूनगिरी कहाँ है? अल्मोड़ा से लगभग 72 किलोमीटर दूर द्वाराहाट पे, ठीक है। पुराणों में इसे द्रोणाचल पर्वत कहा गया है, और यहाँ वैष्णवी शक्तिपीठ है दूनगिरी में, वैष्णवी शक्तिपीठ। द्वाराहाट भी इसका नाम है, याद रखेगा। पाताल देवी अल्मोड़ा और नैनीताल, इसकी खोज देख लीजिए 1841 में ईस्वी में की गई थी, P बैरन ने की थी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि P बैरन ने कैसे वहाँ के लोकल ज़मींदार से ये पूरी ज़मीन ली थी, या गांव का प्रधान कहा जाता, तो उससे पूरा नैनीताल कैसे कब्जा किया था, कभी और बताएंगे। पूर्णागिरी पे आते हैं। पूर्णागिरी उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। पूर्णागिरी उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ। और कसार देवी मंदिर क्या? अल्मोड़ा। कसार देवी मंदिर बड़ा रहस्यमयी, और यहाँ पर कहा जाता है कि जियोमैग्नेटिक पुल बहुत स्ट्रांग होता है। हिप्पी आंदोलन के दौरान ये एक लोकप्रिय स्थान था, जो गांव के बाहर क्रैंक रिज के लिए भी जाना जाता है। कसार देवी अल्मोड़ा। चितई गोलू मंदिर, यहाँ पर कसार देवी में स्वामी विवेकानंद ने आके तपस्या की थी, और यहाँ पर कहा जाता है कि शायद स्टीव जॉब भी आए थे अपने समय में। चिताई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर। झूला देवी मंदिर ये भी कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में है झूला देवी मंदिर। जागेश्वर धाम मंदिर, ये भी पता है अल्मोड़ा में, पहले हमने भी कहा था, 5वां धाम इसको कहते हैं। गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा, कटारमल सूर्य मंदिर, और इसे 12 आदित्य मंदिर कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बांडी देवी मंदिर, ये है बानडी देवी मंदिर अल्मोड़ा। गैराट गोलू देवता मंदिर, और इसको छोड़िए बेकार है। बेंसर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब अल्मोड़ा का ही है।
माया देवी का मंदिर हरिद्वार देखा था हमने। बैजनाथ मंदिर अल्मोड़ा का शिव मंदिर है ये। वाराही देवी का मंदिर क्या है, चंपावत जिले में है। और हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है यहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं, बगवाल मेला, तथा स्थानीय बोली में अषाढ़ी कौतिक भी इसे कहा जाता है। बगवाल मेला कहें, अषाढ़ी कौतिक कहें, ये दोनों एक ही चीज है। वराही देवी के मंदिर पे लगते हैं चंपावत जिले में वैशाख श्रावणी पूर्णिमा को। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पर जिसमें अष्टवृष्टि हमने अपने संस्कृति वाले चैप्टर में किया था, पत्थर मार जो था एक रस्म थी, वो भी यहाँ पर पूरी की जाती है इसी मंदिर में, वराही देवी के। नीलकंठ का शिव मंदिर क्या है, पौड़ी गढ़वाल में है ये। अब देखिए ये आप वो देख लीजिएगा, सही यही सारी चीज़ें हैं मोस्टली। इनका मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसका टेलीग्राम पे। अब आते हैं उत्तराखंड प्रमुख संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया आईआईटी रुड़की हरिद्वार में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एशिया ही नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना 1847 में हुई थी और ये भारत का 7th आईआईटी का दर्जा भी इसको दिया गया। और इस संस्थान का नाम सर जेम्स थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था शुरुआत में। और ये भारत का एकमात्र संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। ये इससे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी रुड़की पूछ सकता है। एक ही आईआईटी है पूरे उसमें, आईआईटी रुड़की, और एक ही आईआईएम है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जान लेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का है, 1906 में देहरादून की में इसकी स्थापना की गई थी। देहरादून वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, 1914 में इसकी स्थापना। तितलियों का संग्रहालय इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये है भीमताल यानी नैनीताल में, ठीक है। और दुर्लभ प्रजातियां तितलियों की यहाँ इनका संरक्षण है, संग्रह है, संरक्षण ही संग्रह, सॉरी। संस्कृति निदेशालय देहरादून में है, याद रखिएगा। संस्कृति भवन प्रेक्षागृह पौड़ी में है। अब आते हैं भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पूरे प्रदेश में इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 जगह पे है ये। कौन सा है, देहरादून, दूसरा है अल्मोड़ा और तीसरा है पौड़ी यानी पैड, PAD, ये तीनों जगह पे है, याद रखिएगा। स्वर्गीय स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक संस्थान अल्मोड़ा, याद रखिएगा कहां पे, अल्मोड़ा में है। पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति योजना है नैनीताल। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई कहां पर है, पौड़ी में। तो क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई पौड़ी, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति योजना नैनीताल, स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, ये सारा हमने ऊपर का देख लिया तीनों। तो कई बार सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं बनता, आपको लेक्चर देखना पड़ता है, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान जो कई बार लाइव कोडिंग कर देता हूँ, वो कोड आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेनी चाहिए, वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति योजना नैनीताल, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई पौड़ी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई अल्मोड़ा। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की 2 इकाइयां हैं, 2 जगह पर है ये, और कौन कौन सी जगह, एक पौड़ी और एक अल्मोड़ा। आते हैं राज्य अभिलेखागार, स्टेट का जो अभिलेखागार है, राज्य अभिलेखागार, वो है देहरादून में। क्षेत्रीय अभिलेखागार है नैनीताल में, ठीक है। अभिलेखागार 2 है, राज्य अभिलेखागार देहरादून में और क्षेत्रीय, राज्य का ऑब्वियसली कैपिटल में होगा। क्षेत्रीय अभिलेखागार जो है वो नैनीताल में है, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। राजकीय संग्रहालय और प्रेक्षागृह कहाँ है, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद देहरादून में। रंग मंडल कहाँ है, अल्मोड़ा। रंग मंडल 2 जगह है, अल्मोड़ा और देहरादून में, ठीक है। अब यही सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इसको एक बार अलग से निकाल के इसका पीडीएफ वगैरह वो देख लीजिएगा, या अगर आपने ऊपर का तैयार कर लिया तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ अलग है यहाँ पर, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये है गौचर चमोली, याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये नहीं देगा, ये उसमें नहीं था, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर, ये देख लीजिएगा। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर, ये दोनों देख लीजिएगा। तितलियों का संग्रहालय देख लिया था हमने। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, नैनीताल में है। संस्कृति भवन प्रेक्षागृह है पौड़ी, ये देखा था हमने। लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, जहाँ आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, वो है हरिद्वार लोक सेवा आयोग। भातखंडे ये सारा हमने देखा हुआ था। संस्कृत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये देख लीजिएगा भैया, उत्तरकाशी में है, उत्तर में है, ऊपर है, तो ऊपर है मतलब चढ़ाई है, चढ़ाई यानी पर्वत है, और पर्वत है तो पर्वतारोहण संस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड का सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़े। सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हिंदू ऑब्वियसली पता है, हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा 82.98% है। कुल जनसंख्या उत्तराखंड की याद कर लीजिएगा, वो है 1,86,292। आगे हम देखते हैं दशकीय वृद्धि दर कितनी है। देखिए इंपॉर्टेंट, ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए।
पुरुष जनसंख्या आपसे पूछेगा नहीं कितनी है करोड़ में, आप दश की वृद्धि दर याद रखिएगा 18.8% है, जबकि देश की कितनी 17.7। जन घनत्व क्या है हमारा 189 है उत्तराखंड का, जबकि देश का 382 है। लिंगानुपात क्या है हमारा है 963 उत्तराखंड का, और पूरे भारत का इनफैक्ट 943 है, तो 20 ज़्यादा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 890 है, जबकि पूरे देश का कितना है 919 है। साक्षरता दर कई बार हम लोग देख चुके हैं 78.8 है उत्तराखंड की, जबकि देश की कितनी है 73.0। पुरुष साक्षरता दर याद रखिएगा 87.4% है, जबकि देश की कितनी है 80.9। महिला साक्षरता दर 70.0 है, देश की कितनी है 64.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा आपको याद रखना, ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी पूछा आप बता सकें, ठीक है, इससे पक्का एक प्रश्न बनेगा। आगे चलते हैं। जिलों का क्षेत्रफल, मुख्यालय और जनसंख्या। अब अगर जिलों का क्षेत्रफल आपको याद करना है तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा कोड बता देता हूँ। कोड क्या है लिख लीजिए कहीं पर, थोड़ा सा याद करना आसान हो जाए। तो कोड क्या है इसका, कप पंत आडू HBRC, यानी सी से हो गया चमोली। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली। सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे है आपका पौड़ी, ठीक है। एक सेकेंड, ये शायद कुछ गड़बड़ है कोड। हाँ, तीसरे नंबर पर पौड़ी नहीं है, तीसरे नंबर पर है आपका पिथौरागढ़। तो सी से चमोली, यू से उत्तरकाशी और पी से आप इसको QP भी कर सकते हैं, हालांकि कप ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो पौड़ी का PA आ रहा है उससे आपको याद रहेगा पौड़ी, ठीक है। तो आप कप, पंत, आडू, HB और RC, ये 5 शब्द याद रखिएगा, इससे आपको पूरा जिलों का जो क्षेत्रफल है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो याद रहेगा। तो कप के C से चमोली, U से उत्तरकाशी, PI से पिथौरागढ़, या सिर्फ P रखिए पिथौरागढ़। पंत के PA से पौड़ी, ठीक है। N से नैनीताल, T से टिहरी, A से हो जाएगा अल्मोड़ा, D से हो जाएगा देहरादून, और फिर आपका आता है U से उधम सिंह नगर, फिर आता है H से हरिद्वार, फिर B से आपका आ जाता है बागेश्वर। लास्ट में 2 शब्द कौन से हैं, 2 जिले कौन से हैं, R से आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, और C से आपका हो जाएगा चंपावत, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा कोड याद हो गया। पक्का एक प्रश्न बनेगा इससे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बीच के उठा देगा या लास्ट के उठा देगा, शुरुआत के उठा देगा और पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वो है चमोली, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी। हालांकि आयोग जो है उत्तरकाशी को ने पहले इसको सही माना है, लेकिन आप जो है चमोली लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब पहले का है ये, अब हो सकता है उसने अपडेट कर लिया हो अपना जो क्वेश्चन आंसर रिजर्वायर है उसको। तो आपको चमोली लगाना है, क्योंकि चमोली के पक्ष में हम अगर कल को दिक्कत भी होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सबूत दे पाएंगे, ठीक है, प्रमाण साक्ष्य दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज कितना है 50.94 और महिलाएं 49.06%। अच्छा, राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69 है। तो टोटल एरिया का 1.69 और जनसंख्या का 0.83। ये चारों डेटा याद रखना है। पुरुष प्रतिशत कितना 5.94, महिलाएं 49.06। 3 जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा देहरादून 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। टोटल हमारे पास 10 लाख से ऊपर वाले कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे है सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या हरिद्वार, दूसरे पे उधम सिंह नगर और तीसरे पे देहरादून, यानी हुड HUD, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे क्या है, पर्वतीय जनपदों पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा की जनसंख्या वृद्धि दर में। अच्छा, सब में तो सारे जनपदों में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सिर्फ पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले हैं जिनमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ अगर पूछेगा तो आपकी है पौड़ी गढ़वाल, सेकंड नंबर पे अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल में कितना घटा है 1.41%, -1.41% है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ, और -1.28 है अल्मोड़ा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों का क्रम क्या है, याद रखिए कप पैन। चलिए ऊपर हमने आपको कोड बता दिया तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा जिला चंपावत, उस कोड से आपको वो भी याद हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। इसका एक कोड बना लेते हैं। 5 जिले कौन कौन से, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पी से हो गया पौड़ी गढ़वाल, HDUNP कोड है इसका। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम है रुद्रप्रयाग, फिर है चंपावत,
फिर है बागेश्वर, तो आरसीबी याद रखेगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर याद रखेगा, क्या है आरसीबी। देखिए कितना आसान सा कोड है, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बहुत सारे लोगों की फेवरेट टीम भी होगी। ठीक है, उत्तराखंड जनपदवार जनगणना क्या है, उत्तरकाशी, इसको हटाइए। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है, टोटल जनसंख्या का 13.4% है, इसको याद रखना है, ये सवाल पूछ चुका है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या घटते क्रम में, सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या है हमारी हरिद्वार में, हरिद्वार में सबसे ज्यादा बच्चे हैं भाई, जनसंख्या सबसे ज्यादा जहां पर है वहां पर बच्चे भी सबसे ज्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर, तीसरे पे देहरादून। न्यूनतम शिशु जनसंख्या कहां है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। आगे क्या है, दशकी वृद्धि दर 18.8% हमारी दशकी वृद्धि दर है हमारे उत्तराखंड की, जबकि देश की 17.7% थी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, अगर बोले तो इसका उत्तर है उधम सिंह नगर। तो आप उधम सिंह नगर याद रखेंगे, सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ जो रजिस्टर किया जिस जिले ने वो था उधम सिंह नगर। और सबसे कम दशकी वृद्धि, हमने ऊपर क्या बताया था, जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रही है पॉपुलेशन की, वो है पौड़ी गढ़वाल। चलिए, सर्वाधिक दशकी वृद्धि वाला जिला हो गया, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, दो याद रखिएगा काफी है। राज्य की न्यूनतम दशकी वृद्धि दर क्या है, पौड़ीगढ़ या ऊपर देख चुके हैं। सर्वाधिक दशकी वृद्धि कहां हुई, उधम सिंह नगर और देहरादून में, यूडी। जनसंख्या घनत्व क्या है प्रदेश का, 189, इसको रट घोंट के पी जाइए भैया, 382, जबकि पूरे देश की, और यहां पर कितनी है 189। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी तो हरिद्वार की, सेकंड नंबर पर है उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा हरिद्वार की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 801, ओवरऑल उत्तराखंड की 189, जबकि हरिद्वार की अकेले 801 है, याद रखिएगा, 800 से सिर्फ एक ऊपर, ठीक है। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर। नीचे आते हैं, ये है जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनघनत्व है वो है उत्तरकाशी, मात्र 41, ओ माय गॉड, 20 गुना से ज्यादा है हरिद्वार का इसका। उधर क्या था, 800 के ऊपर एक लगा दो, इधर 40 के ऊपर एक लगा दो, उत्तरकाशी का जनघनत्व आ जाएगा, ठीक है। चमोली पिथौरागढ़, सबसे कम उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिंगानुपात देख लें। यहां पर लिंगानुपात पूरे उत्तराखंड का 963 है, और भारत का लिंगानुपात 943 है, जिससे 20 अधिक हो गया हमारे प्यारे उत्तराखंड का लिंगानुपात। सबसे ज्यादा लिंगानुपात क्या है, अल्मोड़ा का है, याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग का है। अल्मोड़ा का, बाप रे, हर 1000 पुरुषों पर यहां महिलाओं की संख्या 1139 है, क्या बात है, अल्मोड़ा। चलिए, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं हरिद्वार और दूसरा है देहरादून। 0 से 6 आयु वर्ग अर्थात शिशु लिंगानुपात की संख्या 890 है। शिशु चाइल्ड रेशो कितना है यहाँ पर, 890 है, जबकि नीचे भी हमने क्या पढ़ा, न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार की है, ठीक है, ये है इसकी न्यूनतम लिंगानुपात। फिर दूसरे नंबर पर आता है देहरादून। चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, अल्मोड़ा का भी हमने देखा, वहां पर महिलाओं की वैसे भी सेक्स रेशियो ज्यादा है, दूसरा वहां पर जो आने वाले संतानें हैं या आने वाली जनरेशन उनमें भी सेक्स रेशियो अल्मोड़ा में ज्यादा है। और सबसे कम कहां पर है भैया, पिथौरागढ़ में। हालत यहां पर खराब है, क्योंकि 1000 पुरुषों पे मात्र 816 महिलाएं हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यहां पर शिशुओं का आने वाले समय में, यह लिंगानुपात सबसे कम पिथौरागढ़ का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़, और हाईएस्ट कहां पर है, अल्मोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर टोटल 78.8 याद रखिएगा उत्तराखंड की, और साक्षरता दर भारत की कितनी है, 73.0, इससे 5.8% अधिक उत्तराखंड की है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले हैं ऑब्वियसली देहरादून, बहुत ये वो भी नगर है 10 लाख से ऊपर वाला, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर नैनीताल है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, देहरादून, नैनीताल दूसरे नंबर पे है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, पहले नंबर पर है उधम सिंह, यानी सबसे बुरी स्थिति उधम सिंह नगर में साक्षरता की है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार है। तो न्यूनतम वाले साक्षरता के कौन हो गए, उधम सिंह और हरिद्वार। UH, आप मैसेज नहीं भेजते व्हाट्सएप पे किसी को गुस्से में, आए बड़ा, तो वही है न्यूनतम साक्षरता वाला। जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक साक्षर पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन से, ये सब हटाइए, नहीं पूछेगा, कतई नहीं पूछेगा, हटाइए हटाइए हटाइए।
ये भी नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिएगा, कतई मत पढ़िएगा। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या के 18.8%, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, रट जाइए। 188, 18.8, रट जाइए इसको। और देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या, जनसंख्या का प्रतिशत 16.6 है। अनुसूचित जाति के बारे में बात करें, राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8 जो है एससी है, और जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों में कितना यहाँ परसेंट है, 16.8, आसपास ही है दोनों। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला नगर पंजाब है, जबकि उत्तराखंड का इस दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड 7वें नंबर पे है अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के हिसाब से। उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, हरिद्वार में, जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति। दूसरा उधम सिंह नगर। न्यूनतम अनुसूचित जाति चंपावत में रहती है, याद रखिएगा, सिर्फ एक एक याद रखिए, दोनों में ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर। अनुसूचित जनजाति पे आते हैं। यहाँ पर टोटल प्रतिशत पूरी जनसंख्या का 2.9% जो है वो है अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, उधम सिंह नगर में, याद रखिएगा। थारू सारे के सारे यहीं पे रहते हैं। देहरादून दूसरे नंबर पे, क्योंकि जौनसारियों की सबसे बड़ी आबादी यहीं पे है, देहरादून में है। और वैसे भी थारू सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे आती है आपका जौनसारी। तो उधम सिंह नगर में थारू, इसलिए उधम सिंह नगर टॉप पे हो गया जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के। दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे पे है पिथौरागढ़, याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले, सबसे कम एसटी ट्राइब्स कहाँ रहे, सॉरी यार क्या हो गया, उत्तराखंड के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। तो रुद्रप्रयाग खाली याद रखना बाबू, टिहरी गढ़वाल याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए और नीचे आते, उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। दूसरे पे देहरादून। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेंसस वाला, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा। सबसे कम क्या है, टिहरी गढ़वाल है, दूसरे पे अल्मोड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर क्या है, ग्रामीण और नगरीकरण। उत्तराखंड में कुल नगरीय जनसंख्या 30.2% है, सिर्फ यही पूछेगा, जनसंख्या नहीं पूछेगा। 30.2 याद रखिएगा, नगरीकरण यहाँ पर कितना, 30.2, और उस 100 में से घटा दो, उतना आ जाएगा भैया आपका ग्रामीण। नगरीय जनसंख्या की साक्षरता की औसत दर क्या है, 84.45। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ग्रामीण की 76.31। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सबसे ज्यादा नगरीकरण किसका है, देहरादून का। सेकंड नंबर पे है नैनीताल। तो सबसे ज्यादा नगरी अर्बनाइज्ड कौन सा हो गया, देहरादून, फिर आ गया नैनीताल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं देहरादून, फिर नैनीताल। आगे है न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या वाले जिले हैं, वो है बागेश्वर। सबसे कम नगरीकरण यहाँ बागेश्वर का हुआ है। सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग है। फिर से आते हैं नीचे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले क्रमशः, बेकार है, हटाइए, खत्म हो गया इस तरह से ये। अब हम लोग किस पे चलेंगे, सीधे चलेंगे हिस्ट्री, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर हो जाएगा इस पूरे लेक्चर सीरीज का। तो अब आते हैं उत्तराखंड के इतिहास पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निम्न पुरापाषाण काल से। तो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं राज्य में, उत्तराखंड में कालसी और श्रीनगर, इन दोनों जगहों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा खोटाली नाला, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा और खोटानी नाला नैनीताल में डॉक्टर केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने इनकी खोज की थी। तो दो जगह से मिलता है, कालसी और श्रीनगर से। और खोजने वाले कौन थे, केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल। चार जगह से टोटल मिले। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं, कालसी, देहरादून पता ही है, श्रीनगर में अलकनंदा के समीप के कगार पर, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी और खोटानी नाला नैनीताल, यहाँ से मिला है। श्रीनगर के समीप डॉक्टर केपी नौटियाल ने मध्य, अच्छा निम्न के मिल गए, उसके बाद मध्य के कहाँ से मिले, श्रीनगर से मिले हैं।
किसने खोजे? केपी नौटियाल ने। उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण नहीं मिले हैं, याद रखिएगा। 1968 में अल्मोड़ा के सुयाल नदी के दाएं तट पर लघु उद्यार, ये हमेशा पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लघु उद्यार पूछ देगा कहां पर है, अल्मोड़ा, याद रखेगा। 1968 में यहां से प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज हुई थी, यहां से पहली बार प्री हिस्टोरिक एरा की पेंटिंग्स मिली थी। और इन गुफाओं में क्या है? लघु उद्यार गुफाएं कहां पर है? अल्मोड़ा में। जानवरों, इंसानों और टेरिकोटा की पेंटिंग्स प्राप्त हुई थी। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लघु उद्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य का है, पूछ देगा। अगर लघु उद्यार गुफाओं के जो पेंटिंग्स हैं उनका मुख्य विषय क्या है? वो ग्रुप डांस का है। लघु उद्यार से लगभग आधा किलोमीटर पहले अल्मोड़ा का फड़का नौला चुंगी घर के आसपास 3 शिलाश्रय हैं जिनमें चित्र अवशेष विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल में ग्वारख्या उद्यार चमोली के डोंगरी नामक गांव में स्थित है। आगे चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे संभवतः सबसे सुंदर कृति है कौन सी? ग्वारख्या उद्यार। कहां पर है? चमोली में। ये उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं में सबसे सुंदर है। मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है ग्वारख्या उद्यार में, चमोली के, ठीक है। मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर घेरना, तो चमोली में जो मिला है उसका मुख्य विषय ये है, पशुओं को हाँकना। और उधर लोग वहां पर ग्रुप डांस किसका है? अल्मोड़ा वाले ग्रुप ऑफ केव्स का, ठीक है। वेदों में हिमालय की तलहटी में बसे हुए गढ़वाल प्रांत का, अब इसके पौराणिक वर्णन की बात करते हैं। एंशियंट डिस्क्रिप्शंस जो इसके मिले हैं, कहाँ कहाँ वेदों में गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कुर्मांचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ता। गढ़वाल के बारे में मिलता है लेकिन कुमाऊं पर नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। तो कौशिकी ब्राह्मण में क्या है? वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम। अच्छा, इसके पहले मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा संदेश आपसे देना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि हम लगातार, हमने 22-23 वीडियो और लगातार जो वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हम आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है और हमारा वीडियो थोड़ा यूनिक अलग तरीके का लग रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में प्री के बाद हम मेंस के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आने वाले हैं, लेक्चर सीरीज़। और ये मान के चलिए कि मेंस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और मेंस में प्री के बाद लग जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे सिर्फ सीरीज़ को ही फॉलो करके आपका मेंस की पूरी पेपर 1 to 6 प्लस बाकी जो पेपर्स हैं ऐसे और अनिवार्य हिंदी का, वो सारी चीज़ों की तैयारी आपकी सिर्फ हमारे सीरीज़ से हो जाएगी। इसलिए अगर आपको प्रयास पसंद आ रहा है, और हम और कोशिश करेंगे, अगर आपके किए हुए लाइक्स और शेयर सब्सक्रिप्शन से हमें इंकरेजमेंट मिलता है, तो हम और कोशिश करेंगे और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आने की। तो चलिए, संदेश खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। कौशिकी ब्राह्मण, बद्री आश्रम, वाग्देवी का निवास स्थान। केदारखंड और मानसखंड 2 ग्रंथ हैं, स्कंद पुराण के ही अंश हैं, और इनमें दोनों में ही, स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड नाम का उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के संदर्भ में। केदारखंड हो गया गढ़वाल, मानसखंड हो गया आपका कुमायूं। महाभारत काल में इस प्रदेश की कुछ राजनीतिक इकाइयों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जैसे महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। तो आदि पर्व क्या कहता है कि अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। और डॉक्टर कटोच ऐसा मानते हैं कि गंगाद्वार नागों की राजधानी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुलिंद विषय का उल्लेख सभा पर्व, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व तीनों में मिलता है। इसका राजा कुलिंद सुबाहु, ठीक है। वनवास काल से लौटते समय पांडवों ने सुबाहुपुर में एक रात्रि विश्राम किया था। सुबाहुपुर की पहचान पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित श्रीनगर से की जाती। तो आज का जो श्रीनगर है वो पहले सुबाहुपुर हुआ करता था, यहीं पर पांडवों ने विश्राम किया था वनवास से लौटते समय। ग्रियर्सन का मत है कि गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र के आदि निवासी किरात थे। ऐसा ग्रियर्सन मानते हैं कि किरात गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के आदि निवासी थे। प्राचीन ग्रंथों में पतित पावनी गंगा नदी और जगत माता दुर्गा पार्वती को भी किराती नाम से संबोधित किया गया है। तो किराती नाम किसका मिलता है? माता का नाम किराती मिलता है, किसका? पतित पावनी गंगा माँ और जगत माँ दुर्गा का। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में किरात जाति का होना वर्णित किया है। किरात जाति का डिस्क्रिप्शन मेगास्थनीज भी देता है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 140 में ये लिखा हुआ है कि पांडवगण गंधमादन पर्वत
बद्रीनाथ को गंधमादन पर्वत लिखा गया है महाभारत के वन पर्व में, याद करिएगा। जाते समय मार्ग में सुबाहु नरेश की, वन पर्व में पांडवों द्वारा रिट्रीट के समय वापस लौटते समय सुबाहु नरेश की राजधानी में ठहरने का जिक्र है, और ये गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ है। और श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में सुबाहु उस समय का हुआ करता था। इस राज्य के निवासी किरात या तंगड़ या पुलिंद थे। पुलिंद या कुलिंद एक ही बात है, ठीक है। महाभारत में इनको कुलिंदों को ही पुलिंद कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में बातें हैं तो कालसी में मौर्य काल का अभिलेख मिला है अशोक का। सम्राट अशोक के शिलालेख की प्राप्ति से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था। देहरादून, अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे, परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों में शासन पूर्णवत कुलिंद नरेशों द्वारा ही होता रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग काल क्या है? महान कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को, यानी कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय है, लेकिन जो पर्वतीय प्रदेश था उस पर अधिकार नहीं हो पाया था। कुषाणों की मुद्राएं उत्तराखंड की तराई और शिवालिक के समीप भी प्राप्त होती हैं। इससे क्या पता चलता है? कुषाण जो है पर्वतीय भागों पर अधिकार नहीं कर पाए थे, खाली तरालिक और शिवालिक के समीप के क्षेत्रों से प्राप्त होती इनकी मुद्राएं। मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र तब भी कुलिंदों का ही स्वतंत्र राज्य स्थापित था। कुषाण सत्ता भी अधिक समय तक नहीं रह सकी और मैदानी क्षेत्रों में वापस कुलिंदों का शासन हो गया। अब आते हैं यौधेय में। कुषाण काल के बाद जो कुषाणेतर काल है उसमें जिन गणराज्यों और राजवंशों के शासन का ज्ञान उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से मिलता है वो है यौधेय। उनका गणराज्य तीसरी, तो ये हमने देख लिया कुषाणोत्तर काल में जिन गणराज्यों और राजवंशों के शासन का ज्ञान उनकी मुद्राओं, ये यौधेय थे। तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत शक्तिशाली थे ये ईस्वी में। और इनके शासन की पुष्टि किससे मिलती है? कांगड़ा, शिमला, जौनसार भाबर, काला डांडा और सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में इनकी मुद्राएं मिलती हैं, उससे इनके शासन का पता चलता है। आगे क्या है? युग शैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था, इसके प्रतापी राजा शील वर्मन ने यमुना के तट पर अश्वमेघ यज्ञ किए। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमुना के तट पर किस राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किए? उनका नाम था शील वर्मन, और ये युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश था कालसी प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्तकाल में गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति और लाखा मंडल खंडित शिलालेख से तत्कालीन राजनीतिक स्वरूप की एक अपूर्ण रूपरेखा ही हमें प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में नेपाल के पश्चिम में स्थित कर्तृपुर का समीकरण गढ़वाल कुमायूं से बिठाया जाता है। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि यमुना के किनारे स्थित लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था। यमुना प्रदेश में ही कालसी के आसपास पूर्व गुप्त काल से यादवों की एक शाखा शासन कर रही थी। चलिए, गुप्त काल का ये हो गया। प्रशस्ति, अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में ही यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी, प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया कि यमुना प्रदेश में यदुओं की राजधानी सिंहपुर थी, और यह सिंहपुर लाखा मंडल प्रशस्ति का सिंहपुर ही हो सकता है। अब आगे चलते हैं, नागवंश की बात करते हैं। मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है, और इस सूचना का प्रमुख स्रोत उस वंश के त्रिशूल लेख का गोपेश्वर में प्राप्त होना है। यानी त्रिशूल लेख का गोपेश्वर का त्रिशूल लेख चमोली का, ये किसके बारे में बताता है? नागवंश के बारे में। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग नरेशों के क्रमागत नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। गणपति नाग उत्तरी नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। अब आते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश में 675 ईस्वी के आसपास मध्य हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था 675 एडी में। प्राचीन कुलिंदों की एक शाखा उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में अपनी शक्ति की वृद्धि में व्यस्त थी तथा अनेक लघु राज्यों को अधीन कर मध्य हिमालय में पुनः एक प्रबल शक्ति के रूप में सामने आई। तो ये उस समय हर्ष का काल था, ठीक है, हर्षवर्धन का। इस समय इस प्रकार प्राय 700 ईस्वी से लेकर 3 शक्तियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है वो कौन था? मध्य हिमालय में जो ऐतिहासिक शक्ति मानी जाती है वो कार्तिकेयपुर राजवंश मानी जाती है। कत्यूरी वंश, जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक, लोक श्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक था वासुदेव। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था।
ठीक है, तो कत्यूरी वंश की अगर त्रिभुवन राज के शिलालेख के आधार पर बात करें, ये बागेश्वर से प्राप्त हुआ था त्रिभुवन राज का शिलालेख, तो इसके अनुसार कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो प्रथम नरेश था, बसंत देव, न कि वासुदेव। तो बसंत देव को संस्थापक आप मान सकते हैं। कत्यूरी अभिलेखों से विदित होता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित कर एक दूसरे के पश्चात शासन किया। इन राज्य परिवारों के संस्थापक बसंत देव, निम्बर देव और सलूड़ादित्य थे। ललित शूर कत्यूरी वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। ललित शूर क्या था? कत्यूरी वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी और शौर्यवान नरेश। कत्यूरियों की राजधानी वर्तमान जोशीमठ में थी। कुमाऊं का चंद राज्यवंश क्या है? कुमाऊं के चंद्र वंशी राजपूत प्रयाग में गंगा के पार झूसी के निवासी थे। ये प्रयाग से आए थे, गंगा पार झूसी से कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक आए थे। और कुमाऊं में इनका मूल पुरुष जो है, जो पहली बार आया था, वो था सोमचंद। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। जब सोमचंद प्रयाग झूसी से चल के यहाँ पर आया तो उस समय कुमाऊं में किसका आधिपत्य था? कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का। टनकपुर नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव मंडी उसी राजा की देन है। ठीक है, ब्रह्मदेव की। कत्यूरी नरेश ने क्या किया था? अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया और इस तरह से चंद्रवंश की स्थापना हुई। 1020 से 1025 के मध्य इसे मानना चाहिए। कुमाऊं में कत्यूरी राज्य के अवसान पर चंद्रवंश की स्थापना हुई। सोमचंद शिव का उपासक था। उसने चंद्रवती देवी के नाम पर बसे चंपावत को, तो सोमचंद ने क्या किया? चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद आत्मचंद आया, उसके बाद इंद्रचंद आया। अच्छा, इंद्रचंद के समय में ही रेशम उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। रेशम से रिलेटेड उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा, काम व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। और इसी ने क्या किया था? इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध साधा गया। किसके समय में? इंद्रचंद के समय में। उसके बाद इसी वंश में आगे हुआ वीणाचंद, और एक ये विलासी राजा था। इसने आसपास के खस राजाओं को सिर उठाने का मौका मिल गया इसके विलास की वजह से, इसकी विलास प्रियता की वजह से। वीणाचंद के समय जो विप्लव उत्पन्न हुआ उसका शमन वीरचंद ने अशोक चल्ल की सहायता से किया। ठीक है, वीणाचंद के समय जो विद्रोह हुआ उसका शमन किया किसने? वीरचंद ने अशोक चल्ल की सहायता से। अब आते हैं ज्ञानचंद। वो पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट देने गया था। भेंट देने गया था। 14 तो ज्ञानचंद कौन था? फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, उसके दरबार में भेंट देने गया था। भारती चंद गद्दी पर आसीन हुआ 1437 में। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हैं। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हैं। कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्यान के साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध का भी पवाड़ों और भड़ाकों में गुणगान किया गया है। भारती चंद एक लोकप्रिय, साहसी, बहादुर और राजोचित गुणों से युक्त राजा था। उसी ने सर्वप्रथम डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए एक विशाल सेना लेकर डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ठीक है, भारती चंद। इस समय नेपाल में मल्लवंशी राजाओं का राज्य था। डोटी राज्य की स्थापना, यानी डोटी राज्य यानी नेपाल के मल्लवंशी राजाओं का जो राज्य था उसको डोटी राज्य कहते थे। और उनके लिए सबसे पहले जो संघर्ष किया था वो था भारती चंद। मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे। 12 वर्ष तक नेपाल का घेरा डालने के बाद अंत में मल्ल राजा पराजित हुआ। फलतः डोटी के आधिपत्य से चंद राज्य को मुक्ति मिल गई। ठीक है, आगे आते हैं भीष्मचंद, इसी के रहते हैं। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य से मिलाकर चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की और मणकोटी के उप्रेती व पंतों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा लाया। बालू कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो नई राजधानी किसने बनाई? बालू कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को नया राजधानी बनाया। रुद्रचंद, बालू कल्याण चंद के बाद जो है रुद्रचंद ये गद्दी पर बैठा, ये राजा बना। बादशाह अकबर का ये समकालीन था। कौन था बादशाह अकबर का समकालीन था? तो रुद्रचंद बादशाह अकबर का समकालीन था। और रुद्रचंद के समय में ही हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया था। मुगल बादशाह ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। मुगल बादशाह ने किसको? अकबर। मुगल बादशाह कौन था? वो अकबर।
और उसने 84 माल परगना दे दिया रुद्रचंद को और जमींदार कहना शुरू किया। अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है भैया, ये इसी ने बनाया, रुद्रचंद ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का मल्ला महल रुद्रचंद। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 में गुंठ भूमि का दान किया था। किसने दान किया था गुंठ भूमि कैलाश मानसरोवर के लिए? बाज बहादुर ने। आगे चलते हैं। गुंठ उस भूमि को कहा जाता था जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाली अनाज इत्यादि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था। गुंठ क्या हो गया? वो भूमि हो गई जो मंदिरों की देखभाल के लिए पुजारियों को दिया जाता था। 1678 में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। किसके बाद? बाज बहादुर चंद के बाद। चंद राजाओं में भारतीय चंद के बाद यही उद्योग चंद वो राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उद्योग चंद ने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। जगत चंद का काल चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल था। विद्वानों ने उसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा। अगर कुमाऊं का स्वर्ण काल आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? जगत चंद का काल। चंद राज्य की अवनति काल क्या है? 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठा। 1720 में जगत चंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठा। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। देवी सिंह को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक पूछ देगा, देवी सिंह बोल दीजिएगा, या मतलब टिक लगा दीजिएगा, वो किससे बोलेंगे वहां। केवल कल्याण चंद के समय 1730 से 1747 कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ। तो कल्याण चंद के समय में रोहिलों का आक्रमण हुआ था कुमाऊं में। अब आते हैं गढ़वाल का परमार वंश। परमार वंश का आदि पुरुष कौन था? कनकपाल था, इसी ने इसकी स्थापना की। वह सोनपाल से मिलने पहुंचा, ठीक है, यह हटाइए, बेकार है ये, ठीक है। कनकपाल से कनकपाल जो है युवक सोनपाल ने अपनी कन्या का विवाह कनकपाल से कराया और दहेज स्वरूप चांदपुर का परगना भी प्रदान कर दिया। आगे चलते हैं। राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती परमार नरेशों के विषय ज्ञान हेतु कोई भी ठोस ये बेकार है। अजयपाल जो था वो 37वां राजा था जिसकी मृत्यु संवत 1446 में हुई और इसी के शासनकाल में गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा अजयपाल पूछ देगा कि गढ़वाल से बदलकर श्रीनगर, चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर जो है गढ़वाल की राजधानी किसने की? उत्तर हो जाएगा अजयपाल। और ये अजयपाल ही था जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल की 52 गढ़ियों को विजित कर एक विशाल गढ़वाल राज्य की स्थापना की। कवि भरत जो है ये पुस्तक का नाम दे देता और पूछता है किसने लिखा, तो कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानोदय में उसकी तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की है, याद रखिएगा। देवलगढ़ में अपने लिए एक राज प्रसाद का निर्माण कराया अजयपाल ने और उसमें अपनी कुलदेवी की प्रतिष्ठा की जिन्हें राज राजेश्वरी कहा जाता है। देवलगढ़ में अजयपाल ने ही राजप्रसाद बनाया, राज राजेश्वरी की उसमें स्थापना की और ये श्रीनगर में ये देवलगढ़। ये अच्छा, देवलगढ़ और किस लिए फेमस है? गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल था देवलगढ़ श्रीनगर का। ये कहा जाता है कि नवनाथ कथा और गोरख स्तवांजलि के अनुसार अजयपाल गोरख संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे। तो जिस प्रकार कलिंग युद्ध के नरसंहार से विक्षुब्ध होकर अशोक ने तलवार को सदैव के लिए त्याग दिया था, उसी प्रकार अजयपाल ने 52 गढ़ियों के सामंतों को पराजित कर गणराज्य में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहजपाल जो था वो सम्राट अकबर का समकालीन था। परमार वंश के गरिमामय इतिहास में श्याम शाह 44वें राजा थे। उनका नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जहांगीरनामा में भी आया है। तो जहांगीरनामा में अगर पूछे किसका नाम आया है तो श्याम शाह का नाम आया। 44वें शासक थे परमार वंश के। श्याम शाह निसंतान थे, इसलिए उनके परलोकवास के बाद उनके चाचा महिपत शाह सिंहासन पर बैठे। महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनके कुल दीपक पृथ्वीपत शाह सिंहासन पर सुशोभित हुए। श्याम शाह थे निसंतान, उसके बाद महिपत शाह बैठे, महिपत शाह के बाद दीपक पृथ्वीपत शाह। अब इनके समय में एक रोचक घटना क्या हुई, इनके समय में गद्दी पर बैठते समय पृथ्वीपत शाह केवल 7 वर्ष के बालक थे और इनकी संरक्षिका कौन बनी? वो थी रानी कर्णावती। इनकी मां ने शासन चलाया जो गढ़वाल में नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये बात जो रानी की बात नहीं मानता था उसकी नाक काट देती। वास्तव में पृथ्वीपत शाह की माता का नाम रानी कर्णावती था।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1717 में मोहन सिंह रौतेला नामक व्यक्ति ने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं नरेश घोषित कर दिया। ठीक है, मोहन सिंह रौतेला ने दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं नरेश बना दिया। मंत्रियों ने उसका साथ नहीं दिया और विशेषकर हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल नरेश ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित किया। ललित शाह ने पंडित हर्षदेव जोशी की सहायता से अपने पुत्र कुंवर प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं के सिंहासन पर आरूढ़ किया एवं हर्षदेव को उसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया। मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण ललित शाह की दुल्लड़ी नाम के स्थान पर इनकी मौत हो गई। आगे बेकार है, कुछ काम का नहीं है। अंतिम निर्णायक युद्ध देहरादून के निकट। ठीक आगे है 1795 में गढ़वाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा जो अभी तक इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। इकावनी बावनी क्या है, अगर शब्द के तौर पर दे दे कि इसमें से क्या है तो आप लगाएंगे कि इस तरह का दुर्भिक्ष था। बल्कि गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग अब भी दुर्भिक्ष के लिए किया जाता है। 1803 में गढ़राज में गढ़वाल में भूकंप का प्रकोप हुआ जिसके फलस्वरूप श्री रतूड़ी के अनुसार केवल 20 या 25% लोग ही जीवित बचे। तो 1803 की तिथि याद रखिएगा, गढ़वाल में तगड़ा भूकंप आया था, 80% जनता मर गई थी इसमें। प्रद्युम्न शाह ने अपनी कुमुकों के साथ अलकनंदा को पार किया। प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है, अपना अलकनंदा को पार किया और विशाल सेना के साथ गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था और भयंकर रक्तपात किया। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने कमान संभाली और अलकनंदा को पार किया, किंतु उन्हें उत्तरकाशी को मुड़ना पड़ा। गोरखों ने उनका पीछा तक किया तथा बाराहाट में प्रद्युम्न शाह को दूसरी बार पराजित किया। अंतिम निर्णायक युद्ध प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के निकट खुड़बुड़ा नामक स्थान पर हुआ जहां प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुई। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में। गोरखों ने मृतात्मा की हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की। तो अगर खुड़बुड़ा का युद्ध पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ये देहरादून के निकट हुआ प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच। आई थिंक एक बार इसका डेट आप देख लीजिएगा, या तो 1803 है और या तो 1804 है, ये इन दोनों में से कोई एक है, आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। गोरखा शासन, आगे चलते हैं हम लोग। कुमाऊं में गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया। ये प्रश्न पूछ चुका है कि कौन सी डेट से कब तक शासन किया। 1790 से लेकर 1815 यानी टोटल 25, जबकि गढ़वाल में ये देर में आए, गढ़वाल को ये पूरा विजिट नहीं कर पाए। 1790 में जब गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार किया तब गोरखों का ध्यान गढ़वाल विजय की ओर गया और गढ़वाल को जीतने में गोरखों को सफलता कब प्राप्त हुई, 1804 ईस्वी में। 1804 से 1815 तक गढ़वाल में विभिन्न गोरखा सेना नायकों का नेतृत्व रहा। तो 1804 से 1815 हो जाएगा गढ़वाल और 1790 से 1815 हो जाएगा कुमाऊं। अब आते हैं अंग्रेजों के साथ युद्ध। अंग्रेजों के साथ गोरखों का युद्ध का तत्कालिक कारण था गोरखपुर स्थित बुटवल का प्रांत। 1804 में गोरखों ने पाल्या के राजा को अपने अधीन कर बुटवल पर भी जबरदस्ती अधिकार कर लिया। तो अगर अंग्रेजों के साथ गोरखों के युद्ध का तात्कालिक कारण देखा तो गोरखपुर का बुटवल प्रांत था। 1812 ईस्वी तक अंग्रेज गोरखों की लूटपाट और अतिक्रमण को सहते रहे, लेकिन अप्रैल 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का आदेश दे दिया। तो गोरखों के साथ अंग्रेजों का युद्ध का संगौली की संधि के पहले कौन था, संगौली की संधि क्या हुई थी, इसी युद्ध के बाद हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय युद्ध हुआ था। 27 अप्रैल 1815 को, और युद्ध का जो वो किया था, नेतृत्व किया था ऑक्टर लोनी ने किया था, याद रखिएगा। 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर बम शाह, चामू भंडारी तथा जश मदन थापा के नेतृत्व में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संधि हुई 1815 में, जिसमें गोरखों द्वारा कुमाऊं को छोड़कर नेपाल जाने और कुमाऊं को अंग्रेजों को सुपुर्द करने का प्रस्ताव था। साथ ही अंग्रेजों ने रेजिडेंट भी रखवा दिया नेपाल में। चलिए, जनरल डेविड ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में 10 फरवरी को ब्रिटिश फौज ने और 1816 में दोबारा युद्ध हुआ, संधि सफल नहीं हुआ। 1816 में गजराज मिश्र के माध्यम से गोरखों ने युद्ध की घोषणा कर दी और जनरल डेविड ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में 10 फरवरी को ब्रिटिश फौज ने चोरिया घाट के दर्रे से नेपाल की घाटी की ओर प्रस्थान कर दिया, लेकिन ये युद्ध भी हार गया और अंततः 4 मार्च 1816 के पश्चात कुमाऊं में अंग्रेजी सरकार की स्थापना हुई। 1816 में ही सिंगौली की भी संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के बीच। सिंगौली की संधि में क्या हुआ था, नेपाल सरकार ने ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू में रखना स्वीकार किया। वहीं अंग्रेजों ने भी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया। चलते आगे। गोरखों से विजित प्रदेश को 2 भौगोलिक भागों में बांटा गया। जब अंग्रेजों ने गोरखों से
कुमाऊं गढ़वाल जीता। तो दो भागों में बांटा, अलकनंदा से काली नदी के बीच, यानी अलकनंदा एक विभाजक रेखा हो गई। अलकनंदा से काली नदी के बीच के कुमाऊं भूभाग को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, तथा अलकनंदा के पश्चिम तट से पश्चिम में पड़ने वाले गढ़वाली राज्य क्षेत्र को देसी रियासत के रूप में गढ़वाली राजा को लौटाते हुए पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 1815 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल को विजित करने के बाद गढ़वाल को दो भागों में बांट दिया गया, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल सीधे ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में था और जबकि टिहरी गढ़वाल का रियासत उनके संरक्षण में थी। ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बनाकर टिहरी गढ़वाल की सत्ता पुनः परमार वंश को सौंप दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकाल के बारे में कहा गया है कि 1815 मई में एडवर्ड गार्डनर की कुमाऊं मामलों के कमिश्नर के रूप में तैनाती से एक बिल्कुल नए प्रकार का प्रशासन यहाँ प्रवेश हुआ। यानी पहले कमिश्नर कौन थे कुमाऊं के? वो थे एडवर्ड गार्डनर, याद रखिएगा, ये पूछ चुका है। दूसरे कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला इन्हीं के समय में रखी गई थी, यानी दूसरे कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल। सॉरी, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कुमाऊं के जॉन हेलेट बैटन के कमिश्नरी काल को आसानी से ब्रिटिश काल का कुमाऊं में स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम युग क्या था? जॉन हेलेट बैटन का कमिश्नरी काल जो था वो कुमाऊं का स्वर्णिम युग था, जॉन बैलेट हैटन। हेनरी रैमजे ने कुल 44 वर्ष कुमाऊं में विभिन्न पदों पर और छठे कमिश्नर के रूप में पूरे 28 वर्ष कुमाऊं में व्यतीत किए। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हेनरी रैमजे कमिश्नर रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका क्या रही? कुमाऊं के वीर नेता कालू मेहरा ने वहां अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु एक गुप्त सैनिक संगठन की स्थापना की थी। कुमाऊं के वीर नेता कालू मेहरा कुमाऊं गुप्त सैनिक संगठन। 1870 में ये पूछ चुका है कई बार कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1870 में। ठीक है, और इन्होंने ही 1871 में प्रेस की स्थापना कर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। तो अल्मोड़ा अखबार 1870 और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1871 और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870, ये हो गया। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार ही क्या माना जाता है? संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है। प्रारंभ में ये बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में निकला, फिर मुंशी सदानंद सनवाल 1913 तक इसके संपादक रहे। तो पहले बुद्धि वल्लभ पंत, उसके बाद मुंशी सदानंद सनवाल। अब आते हैं 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई। तो ये पूछ सकता है कि 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, FRI देहरादून में रास बिहारी बोस ने बड़े गुप्त तरीके से वहाँ पर नौकरी करते हुए एक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। तो रास बिहारी बोस आपको पता होगा 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में भी ये थे। तो ये जो है देहरादून के FRI में गुप्त रूप से नौकरी करके संगठन बना रहे थे। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब, ये एक बार पूछ चुका है, हैप्पी क्लब क्या है? अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से 1903 में स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1914 में तो अल्मोड़ा हैप्पी क्लब 1903 और उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद्र और बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। इसी समय स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इलाहाबाद से आकर देहरादून अपना क्षेत्र निर्धारित किया। 1918 में उन्होंने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। ठीक है, विचारानंद सरस्वती ने 1918 में, स्वामी विचारानंद सरस्वती याद रखिएगा। 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर 1916 में इन सभी प्रश्नों पर नैनीताल में कुमाऊं, ये पूछ चुका है 1916 में इनमें से किस परिषद की स्थापना की गई थी, या कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी 1916, याद रखिएगा। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन क्या हुआ था? अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, 1917 में हुआ था इसका पहला अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने की थी। 1916 में वन समस्याओं के निराकरण हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना, और सचिव कौन था इसका? गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ये कुमाऊं संघ से भी जुड़े हुए थे, याद रखिएगा, मैचिंग में आ जाएगा। और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी।
अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेस में भाग लेने वाले उत्तराखंड के सदस्य थे मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता आदि। तो मुकुंदी, अनुसुईया, बद्री, हरगोविंद और मोहन ये अमृतसर अधिवेशन में गए थे। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 को भाषण देने वाले में बद्री दत्त पांडे भी एक थे। ठीक है, पूछेगा जलियांवाला बाग में किसने भाषण दिया था? बद्री दत्त पांडे। हालांकि ये वो कांड के समय वाला तिथि नहीं, वो 13 अप्रैल 1919 था, लेकिन जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में इन्होंने भाषण दिया था, ये याद रखिएगा। 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया 10 साल बाद, क्योंकि 16 में स्थापित हुआ था। 1929 में महात्मा गांधी ने हल्द्वानी, ताकुला, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी की यात्रा की। 1929 में महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और इन जगहों की थी, हल्द्वानी, ताकुला, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी 12 दिन रहे वो, याद रखिएगा। ब्रिटिश गढ़वाल के कुछ लोग स्वराज पार्टी के आदर्शों से, यही इन्होंने अनासक्ति योग लिखा था किताब का नाम। ब्रिटिश गढ़वाल के कुछ लोग स्वराज पार्टी के आदर्शों से प्रभावित थे, जिनके अग्रगण्य नेता मुकुंदी लाल थे। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में कुमाऊं से, दांडी यात्रा में कौन सा शामिल हुआ था उत्तराखंड से? कुमाऊं से ज्योतिराम कांडपाल थे। कांड से याद रखिएगा दांडी, जो कि गांधी जी के साथ ये जेल भी गए थे। और इस यात्रा में उत्तराखंड से भैरव दत्त जोशी, तो दो लोग कौन थे? भैरव दत्त जोशी जी और ज्योतिराम कांडपाल, दांडी यात्रा में दोनों लोग थे। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में, अगर याद होगा आपको, धरसणा नाम के स्थान पर जो भीषण लाठीचार्ज हुआ था, इस स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवक कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल जी। ठीक है, दांडी यात्रा में थे और धरसणा पे भी उन्होंने वो किया था, धरना दिया था। 23 अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ था। इसकी डेट हो सकता है कि एज इट इज पूछ दे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। और पेशावर के किस्सा खानी बाजार में हुआ था। और अंग्रेज कमांडर कौन था? रिकेट, याद रखिएगा। ये हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ दे, कई बार इससे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। इस बार डेट पूछ सकता है 23 अप्रैल 1930, और पूछ सकता है कौन उस समय कमांडर था। उसने आदेश दिया भीड़ पर फायर करो, किंतु हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कहा, गढ़वाली सीज फायर, निहत्थे लोगों पर हम फायर नहीं करेंगे। 1932 ईस्वी में करबंदी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब भट्टियों पर धरना देने का आंदोलन ऋषिकेश से आरंभ हुआ, जहां कई साधुओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर आंदोलन का श्री गणेश किया। 1932 में करबंदी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब भट्टियों पर धरना देने का आंदोलन, याद रखिएगा। 1932 में कहाँ से आरंभ हुआ? ऋषिकेश में 144 का उल्लंघन कर आंदोलन का श्री गणेश किया कई साधुओं ने। 1932 में श्रीनगर गढ़वाल में एक वृहत राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया 1932 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय दत्त पंडित ने भाग लिया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन बन सकता है इसमें। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने कहाँ पर भाग लिया था? 1932 के राजनीतिक सम्मेलन में, जो कहाँ आयोजित हुआ था? श्रीनगर गढ़वाल में। इस सम्मेलन में दोनों गढ़वालों की अखंडता और गढ़वाल में गाड़ी सड़कों पर जोर दिया गया। और इसी वर्ष 1932 में ही जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई। तो इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ था? दोनों गढ़वालों, कुमाऊं और टिहरी, दोनों की को एक करने की बात हो रही थी। टिहरी का रवाई कांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा सवाल बनता है। इस हत्याकांड को टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। तो अगर टिहरी का जलियांवाला बाग कांड देखा जाए तो टिहरी का रवाई कांड हो जाएगा। 1930 में रवाई के तिलाड़ी मैदान में टिहरी रियासत द्वारा जंगलात के मामले में हस्तक्षेप करने के कारण क्षुब्ध जनता यमुना किनारे स्थित तिलाड़ी के मैदान में रणनीति बनाने हेतु सभा कर रही थी। और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधारण किसानों ने। रियासत के दीवान, टिहरी रियासत के दीवान कौन थे? चक्रधर जयाल के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चलवा दी थी, बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह, जहां जनरल डायर ने काम किया था। इस हत्याकांड के अनेक ग्रामीण शहीद हुए और कई लोग गिरफ्तार हुए। तो दीवान चक्रधर जयाल ये विलन थे इस पूरे कांड के। 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई और कांग्रेस से प्रभावित इस संस्था के सदस्यों ने रियासत की जनता के बीच कार्य करने का निर्णय लिया। तो 1936 में दिल्ली में कहाँ स्थापना हुई? गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई। श्रीदेव सुमन इससे जुड़े हुए थे। 20 मार्च 1938 को दिल्ली में हुए अखिल पर्वतीय सम्मेलन में उत्तराखंड से बद्री दत्त पांडे और श्रीदेव सुमन ने भाग लिया। तो 20 मार्च 1938 को दिल्ली में हुए अखिल पर्वतीय सम्मेलन में
उत्तराखंड से कौन कौन गया था? बद्रीदत्त पांडे और श्रीदेव सुमन। अब आते हैं श्रीनगर सम्मेलन 1938। 1939 को देहरादून के चक्खू वाला मोहल्ले में टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टेहरी रियासत संयुक्त प्रांत में मिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। 1 अगस्त 1949 को कौन सी रियासत संयुक्त प्रांत में मिला दी गई? टेहरी रियासत। ठीक है, डोला पालकी समस्या क्या थी? उच्च वर्ग के लोगों के लिए पालकी बनाने वालों को पालकियों पर बैठने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि अगर लोग विवाह के अवसरों पर दूल्हा या दुल्हन को पालकियों में बैठाते तो उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। तो जो लोग भी कास्टिज्म का समर्थन करते हैं, बताते हैं कि इंडिया में कभी छुआछूत थी नहीं, उनको भाई जरा सा ये बताइएगा डोला पालकी समस्या के भी बारे में। आगे क्या है? समाज सुधारक रमेश चंद्र बहुखंडी ने इसकी सूचना महात्मा गांधी को दी। ब्रिटिश गढ़वाल की जनता ने 1940 में गांधी जी के साथ डोला पालकी जैसी अत्यंत घृणित पता थी, घृणित नहीं थी, अत्यंत घृणित थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। आगे चलते हैं। लैंसडाउन में एक जनसभा की बैठक में भारी मात्रा से डोला पालकी प्रथा के पुराने रूप पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चलते हैं। उत्तराखंड और भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रभाव अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ा था। याद रखिएगा, 1942 का प्रभाव सबसे पहले अल्मोड़ा में पड़ा। आजाद हिंद फौज में योगदान क्या था? वीर केसरी चंद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, तो वीर केसरी चंद याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है, उत्तराखंड के ये। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर 1942 में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया। तो पूछ सकता है कि सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग कमांडर स्कूल का कमांडर किसे नियुक्त किया गया? कर्नल चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर में। मेजर देव सिंह दानू को सुभाष चंद्र बोस का पर्सनल एडजुटेंट के पद पर नियुक्त किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल एडजुटेंट कौन थे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर देव सिंह दानू। मेजर पद्म सिंह को 3री बटालियन का कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस रतूड़ी को सुभाष रेजिमेंट की 1म बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया। ये देख लीजिएगा आप लोग। पृथक राज्य आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के रहते महात्मा गांधी ने इसे भारत की दूसरी बारदोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3-4 बार ये पूछ चुका है कि उत्तराखंड की बारदोली किसे कहा जाता है? कुमाऊं की बारदोली, तो सल्ट क्षेत्र है उत्तराखंड का। श्रीदेव सुमन ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, जहां तक मुझे याद है टेहरी का है ये, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। श्रीदेव सुमन ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 22 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया। श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल की, फिर 22 जुलाई को बेचारे ये इनका देहावसान हो गया। सकलान विद्रोह 1947 टिहरी राज्य में प्रबल आंदोलन के रूप में भड़क उठा। सकलान विद्रोह की मैचिंग करने के लिए दे देगा तो आपको लगाना होगा 1947, और ये टिहरी राज्य से रिलेटेड है। और उग्र परिस्थिति को देखकर मानवेंद्र शाह ने, जो अंतिम राजा थे, विलीनीकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया 1947। 1 अगस्त 1947 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजाद हिंद फौज में 1 अगस्त 1949 है, 47 नहीं है, सॉरी। आगे चलते हैं। 1979 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डी दत्त की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए, अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था? अध्यक्षता किसकी थी इसकी? कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डी दत्त, याद रखिएगा, डी दत्त। उत्तराखंड क्रांति दल। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए कौशिक समिति का गठन किया था। कौशिक समिति का गठन किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने, पद्म विभूषण प्राप्त मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में। ठीक है, इस समिति ने कुमाऊं व गढ़वाल के मध्य स्थित गैरसैंण नामक स्थान पर राजधानी बनाने की संस्तुति दी। तो गैरसैंण राजधानी चमोली की, इसने यहाँ पर राजधानी बनाने की संस्तुति दी। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा द्वारा नए उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की गई। तो घोषणा किसने की थी 1996 को? HD देवगौड़ा ने। लेकिन जिस समय बना उस समय सरकार किसकी थी? केंद्र में राजग की, यानी अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे। केंद्र की राज्य सरकार ने पर्वतीय राज्य की मांग स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को देश का 27वां राज्य बना दिया। 9 नवंबर सन 2000 को इसका नाम बदलकर 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों
उत्तराखंड जीके स्पेशल पर परीक्षा वाणी का हमारा ये पूरा सीरीज कंप्लीट होता है। हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप बारी बारी से उनको देखें और अगली बार जितनी बार हो सके उनको दोहराने की कोशिश करें। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, इसके साथ सप्लीमेंट के तौर पर आप क्या क्या लेते रहिए, परीक्षा वाणी को लेते रहिए। सप्लीमेंट्री आप क्या लेंगे, परीक्षा वाणी का कौन सा पार्ट लेंगे, स्पेशली परीक्षा वाणी का पहला आपको चैप्टर जरूर करना है जो कि संक्षिप्त अवलोकन है, 92 पेज है, उसको कर जाइए आप। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि परीक्षा वाणी के सारे 1500 के करीब प्रश्नोत्तर जो है मैं उसको फटाफट बोल के आपको बता दूंगा। सारे क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में करा दूंगा, आपको उसको कई बार सुनना है अपने आप। ये मान के चलिए उस वीडियो से आपका 80% क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाना, खाली 3.5-4 घंटे के उस वीडियो से। हो सकता है और कम का बने, 1500 क्वेश्चन तो मान के चलिए 3.5-4 घंटे लगेंगे। वही वीडियो आप जितनी बार हो सके दोहराएं, अपने आप परीक्षा वाणी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपके पास समय बचता है कि पहला चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर हमारे वीडियो से करने बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप करें चैप्टर 2 to 6 ये कर लें, उसके बाद 9, 10, 11, 12, उसके बाद 17, 18 और 19, तो ये चैप्टर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इसका वन लाइनर मिले, कोशिश करूंगा मैं बना दूं, अगर नहीं हो पाता है तो आपको अगर कहीं से इसका मिले तो इन चैप्टर्स का आप जरूर वन लाइनर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।